हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर फाइन। बच्चों, आज हम लोग हमारे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का सिनॉप्सिस देखेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स दो है, आप लोग जानते हैं एमएसटी सीईटी में। एक 11th का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है और एक 12th का है, और दोनों आपके एमएसटी सीईटी में आते हैं। आज हम लोग 12th स्टैंडर्ड का जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है उसका एमएसटी सीईटी का सिनॉप्सिस देखेंगे, ठीक है ना। ये जो 12th स्टैंडर्ड का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, इससे 3 क्वेश्चंस बनने की पॉसिबिलिटी होती है, लगभग 3 सवाल आ सकते हैं इससे, ठीक है ना। तो अभी जो है हम लोग ये चैप्टर देखते हैं। ये चैप्टर में जो है हम लोग जो है 3 पार्ट्स कर सकते हैं। सबसे पहले पार्ट में हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी फाइंड आउट करेंगे बाय यूजिंग गॉसेस लॉ। सेकेंड पार्ट जो होगा वो होगा हमारा पोटेंशियल वाला पार्ट, पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू चार्जेस। और थर्ड जो हमारा पार्ट है वो कैपेसिटर का है। फोर्थ पार्ट भी आ सकता था लेकिन वो रिड्यूस हो चुका है, तो वो हम लोगों को नहीं पढ़ना है, ठीक है। क्लियर हो गया। अच्छा, कुछ अनाउंसमेंट्स है वो देख लो। जैसे कुछ अभी हमारे टेस्ट हुए हैं उसमें कुछ सब्जेक्ट्स में नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस कम थे। जैसे हमेशा अगर फिज़िक्स में 25 आते तो कभी कभी 18 आए, अब बायोलॉजी में कभी 50 आते थे तो कोई पेपर में सिर्फ 25 मिले। उसका रीज़न ये है कि वो चैप्टर पर्टिकुलर जो भी है जिसमें नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस कम आए हैं वो इतना रिड्यूस हो चुका है कि उसमें और अगर क्वेश्चंस लाएंगे तो या तो हम लोग को क्वेश्चन का टाइप रिपीट करना पड़ेगा, या तो हमको क्या करना पड़ेगा, या तो हमको एडवांस लेवल तक जाना पड़ेगा। तो इस वजह से हमने क्या कर दिया, बिल्कुल सीईटी लेवल पे पेपर रखा है। सीईटी लेवल पे पेपर रखने के लिए हमने क्या कर दिया, नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस को रिड्यूस किया। समझे? क्लियर हो गया। तो बिल्कुल पैनिक मत करो उसमें। अगर कोई चैप्टर में, कोई टेस्ट में आप लोगों को नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस कम मिल रहे हैं, क्यों? इसलिए मिल रहे हैं क्योंकि उसमें रिड्यूस होने के बाद बहुत ही कम बचा हुआ है सिलेबस आपका जो चैप्टर है। इसके बाद जो है आपका जो टेस्ट में स्कोर आ रहा है, जिस तरीके का आपका स्कोर होगा टेस्ट में, सीईटी में भी उसी तरीके के आपके मार्क्स आएंगे। जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है सीईटी में उससे बेटर आएगा, क्योंकि 10% क्वेश्चन थोड़े से हायर लेवल पे रखे हैं मैंने। बाकी 90% जो है वो सीईटी लेवल का पेपर है। अगर इसमें आप बहुत ही अच्छा स्कोर कर लेते हैं जो हमारी टेस्ट सीरीज़ हैं, तो सीईटी में भी आप बहुत ही तगड़ा स्कोर मार देंगे। समझ में आ गया। बिल्कुल सीईटी लेवल पे आपका मैंने टेस्ट सीरीज़ डिज़ाइन किया हुआ है, तो प्रॉपरली इसको टेस्ट दीजिए। बिल्कुल भी आप लोग बैकलॉग मत रखिए। मैंने देखा कई बच्चे स्टार्टिंग को टेस्ट दिए, उसके बाद वो लोग बैकलॉग रख रहे हैं, अभी 2-3 दिन के बाद फिर अपीयर कर रहे हैं। ये मत करिए, आप लोग बैकलॉग मत रखिए। जितनी भी जैसी भी प्रिपरेशन हुई है, टेस्ट दीजिए। शाम में 5 बजे ओपन होता है टेस्ट डेली। समझा? क्लियर हो गया। चलिए आइए शुरू करते हैं हम लोग। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में एमएसटी सीईटी का सिनॉप्सिस, इसमें सबसे पहली चीज़ जो अपने को बच्चों समझनी है वो है अपना फ्लक्स। आइए मैं आपको फ्लक्स समझाता हूँ। डस्टर ले लें। आइए फ्लक्स के बारे में देखते हैं कि फ्लक्स क्या होता है। तो हम लोग एक चीज़ जानते हैं। क्या जानते हैं बताइए? कि अगर हमारे पास कहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ना, ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, कौन बनाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस? चार्जेस की वजह से आएंगे, हम लोग जानते हैं। और अगर हम लोग क्या कर देंगे, एक एरिया कंसिडर कर लेंगे ऐसा कुछ। अब ये रेक्टेंगुलर भी हो सकता है, स्क्वायर भी हो सकता है, सर्कुलर भी हो सकता है, आर्बिट्रेरी शेप भी हो सकता है, कैसा भी एरिया हो सकता है। तो ये कि हमारे पास एरिया है, उस एरिया से कितनी फील्ड लाइंस जा रही हैं? 2 फील्ड लाइंस जा रही हैं। तो हम लोग कहेंगे इसका फ्लक्स कितना है? इसका फ्लक्स 2 का है। समझे? तो फ्लक्स बेसिकली क्या होता है? फ्लक्स होता है नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एन एरिया। नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एन एरिया, इसको हम लोग क्या कहते हैं? फ्लक्स कहते हैं। और ये कौन सा फ्लक्स है बच्चों? ये आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। कौन सा फ्लक्स है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। एक और भी टाइप का फ्लक्स आता है जिसको हम लोग कहते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स, लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस वजह से हम लोग क्या बोलेंगे, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है E बार डॉट A बार। A बार क्या है? A बार इज द एरिया वेक्टर। A बार क्या है? एरिया वेक्टर। ध्यान रहे इस चैप्टर में एरिया को वेक्टर कंसिडर करेंगे, जबकि हम मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड जब पढ़ते हैं तो मैंने आपको बताया था लेक्चर्स के दौरान कि एरिया वहाँ पर स्केलर है। तो एरिया भाई जहाँ स्केलर भी होता है, वेक्टर भी होता है। जहाँ हमारी मर्जी, जहाँ हमको ठीक लगता है हम उसको स्केलर के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, और जहाँ उसकी रिक्वायरमेंट वेक्टर के तौर पे होती है उसको वेक्टर तरीके से क्या करते हैं? यूज़ करते हैं। ठीक है? क्लियर हो गया। चलो भाई, तो ये अपने पास हो गया।
और एरिया वेक्टर आप लोग जानते हैं इसका क्या डायरेक्शन होता है, आउटवर्ड नॉर्मल होता है। क्या होता है, आउटवर्ड नॉर्मल। तो ये हो जाएगा ई ए और हो जाएगा कॉस थीटा। थीटा क्या है, एंगल बिटवीन ई बार एंड ए बार। ई बार और ए बार के बीच में जो एंगल है वो अपना क्या है, फ्लक्स है। समझा, क्लियर हो गया। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, इसको देखेंगे। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो गया हमारा, उसके बाद हमने उसका फॉर्मूला देख लिया। अब अगर क्या होगा, कोई स्लो क्लोज सरफेस से फ्लक्स जो है, जैसे ऐसे समझ लीजिए, इसके अंदर अगर नेगेटिव चार्ज है तो ये फ्लक्स जो होगा वो इनवर्ड होगा, ध्यान रखिएगा इस बात का। और अगर क्लोज सरफेस में क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, तो फ्लक्स क्या होगा, आउटवर्ड होगा, ध्यान रखिए। ठीक है, क्लियर हो गया। या ऐसे कह सकते हैं कि फ्लक्स नेगेटिव है मतलब अंदर के डायरेक्शन में जा रहा है, फ्लक्स पॉजिटिव है तो फील्ड लाइंस बाहर के डायरेक्शन में आएंगी। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये चीज़ आपको समझानी थी मुझे। इसके बाद जो है फ्लक्स का आप लोग यूनिट लिख सकते हैं। क्या यूनिट बनता है, वोल्ट मीटर बनता है। ठीक है ना, कैसे बनता है, इसका क्या बनता है, इसका वोल्ट पर मीटर होता है, मल्टीप्लाइड बाय एरिया का क्या होता है, मीटर स्क्वायर, तो वोल्ट मीटर का यूनिट बनता है। समझे, क्लियर हो गया। वन ऑफ द यूनिट, और भी यूनिट आप उसको फॉर्म कर सकते हैं। ई को एफ बाई क्यू लिख दो, समझ आ रहा है ना क्या बोल रहा हूँ मैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से और भी यूनिट्स उसके लिखे जा सकते हैं। तो फ्लक्स के बारे में आपको बता दिया मैंने कि फ्लक्स क्या होता है। क्या होता है, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एन एरिया। ठीक है, इसके बाद जो है नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट क्या है, अब वो देखिए। नेक्स्ट पार्ट इसमें भी ये है कि हम लोग जो है गॉसेस थ्योरम के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, स्टेटमेंट लिखाते नहीं बैठूंगा मैं, मतलब समझा दूंगा, क्योंकि हम लोग को स्टेटमेंट तो लिखना नहीं है ना पेपर में, हम लोग को बस मतलब समझ के अप्लाई करना है उसको। ठीक है ना, चलिए। तो हम लोग क्या करेंगे, गॉसेस थ्योरम पढ़ेंगे, गॉस का थ्योरम। अभी गॉसेस थ्योरम क्या है, कार्ल फ्रेडरिक गॉस जो है ये बहुत ही जीनियस आदमी थे। इन्होंने आपको समझाया है कि किसी भी क्लोज सरफेस से आप क्या कर सकते हैं, आप फ्लक्स निकाल सकते हैं। फ्लक्स निकाल के क्या होगा, फ्लक्स निकाल करके आप लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। और इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के क्या होगा, इस चैप्टर की नफ्स पकड़ लेंगे हम। इस चैप्टर में हमको करना क्या है, इस चैप्टर में हम लोग को किसी भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने आना चाहिए। ये इस चैप्टर का एपिसेंटर है, समझे, क्लियर हो गया। चलो भाई, तो ये गॉसेस थ्योरम क्या कहता है, गॉसेस थ्योरम कहता है बंद डब्बे में जितना चार्ज, क्या बोल रहा हूँ मैं, बंद डब्बे में जितना चार्ज, जैसे बंद डब्बे में चार्ज है Q1 है, प्लस Q1 है, प्लस Q2 है, और ये Q3 है, माइनस Q3 है। तो बंद डब्बे में जितना चार्ज उतना फ्लक्स, लेकिन थोड़ा कम। कितना कम, बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है ना। तो फ्लक्स क्या कहता है, ये फ्लक्स कहता है कि ये हो जाएगा, ये लॉ ये कहता है कि फ्लक्स इज इक्वल टू नेट चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। बंद डब्बे में जितना चार्ज उतना फ्लक्स, लेकिन थोड़ा कम। कितना कम, बाय एप्सिलॉन नॉट। समझा, क्लियर हो गया। अब ये फ्लक्स को लिखने का तरीका क्या है, जनरल फ्लक्स को लिखने का और एक भी फॉर्मूला होता है। अभी जो हमने देखा था वो फॉर्मूला तब लिख सकते थे फ्लक्स का, ई बार डॉट ए बार, जब आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हो। लेकिन अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट नहीं है, ठीक है ना, एरिया भी हम लोग छोटे बड़े ले रहे हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, ये लेंगे इंटीग्रेशन ऑफ ई बार डॉट डी ए बार, ये फॉर्मूला लगाते हैं। दिस इज द जनरल फॉर्मूला, कभी भी लग जाएगा कोई भी सिचुएशन में। तो फ्लक्स इसके भी इक्वल है, फ्लक्स इसके भी इक्वल है। तो देयरफॉर क्या है, देयरफॉर क्यू नेट इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट और इंटीग्रेशन ऑफ ई बार डॉट डी ए बार। समझे, क्लियर हो गया। तो हम लोग बहुत आसानी से क्या कर सकते हैं, बंद डब्बे में चार्ज देख करके फ्लक्स निकाल सकते हैं, और फ्लक्स मिल जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगी तो हमारा काम बन जाएगा। यही करना है हमको इस चैप्टर में। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये आपका गॉसेस थ्योरम क्या कहता है, गॉसेस थ्योरम कहता है बंद डब्बे में जितना चार्ज उतना फ्लक्स, लेकिन थोड़ा कम। कितना कम, बाय एप्सिलॉन नॉट। समझा, क्लियर हो गया। तो यही आपका क्या है, गॉसेस थ्योरम है। ठीक है, चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है इसके बाद, अब नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट क्या है, अभी देखिए। गॉसेस थ्योरम में हम लोगों को, आप लोगों को पता होगा कि बेसिकली यहाँ पर आप लोगों को क्या करना होता है, एक गॉसियन सरफेस बनाना होता है। मैंने पूरा एल्गोरिथम लिख करके दिया था उसका। तो गॉसियन सरफेस जो होता है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता दूँ उसके मैं। गॉसियन सरफेस जो होता है वो रियल भी हो सकता है, हाइपोथेटिकल भी हो सकता है। ठीक है ना। तो सबसे पहली चीज़, गॉसियन सरफेस कैन बी रियल और हाइपोथेटिकल।
रियल भी हो सकता है, हाइपोथेटिकल भी हो सकता है। जो स्फीयर के सेंटर पे एंगल फॉर्म होता है वो 4 पाई का एंगल होता है। कौन सा एंगल? सॉलिड एंगल, ठीक है ना। सॉलिड एंगल फॉर्म्ड एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर इज 4 पाई, ठीक है ना। सर्कल के सेंटर पे कितना होता है? 2 पाई, लेकिन स्फीयर के सेंटर पे कितना होता है? 4 पाई, ठीक है ना। क्लियर हो गया? सॉलिड एंगल। इसके बाद जो है, इसके बाद जब आप लोग फ्लक्स फाइंड आउट कर रहे हैं तो आप लोग सिर्फ कौन से चार्ज कंसिडर करेंगे? कंसिडर ओनली इनसाइड चार्जेस। इनसाइड चार्जेस में मतलब क्या? जैसे हमारे पास कोई सिचुएशन है ऐसी, ये हमारे पास सिचुएशन है, यहाँ प्लस Q1 चार्ज है, यहाँ माइनस Q2 चार्ज है, यहाँ प्लस Q3 चार्ज है, यहाँ प्लस Q4 चार्ज है, यहाँ माइनस Q5 चार्ज है। इस तरीके से हमारे पास कोई सिचुएशन है। तो जब हम लोग फ्लक्स निकालेंगे क्लोज सरफेस से तो हम लोगों को सिर्फ क्या करना पड़ेगा? हम लोगों को सिर्फ इनसाइड वाले चार्जेस लेने पड़ेंगे, यानी Q1, Q2, Q3 वाले से हमारा काम चलेगा। लेकिन जब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे किसी भी पॉइंट पे, यहाँ वाले पॉइंट पे, यहाँ वाले पॉइंट पे, यहाँ वाले पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे तो कंसिडर बोथ, दोनों चार्जेस कंसिडर करने पड़ेंगे, इनसाइड एज वेल एज आउटसाइड चार्जेस, ठीक है ना। क्लियर हो गया? इनसाइड के चार्जेस भी कंसिडर करने पड़ेंगे और आउटसाइड वाले चार्जेस भी कंसिडर करने पड़ेंगे। कब? जब इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। लेकिन फ्लक्स फाइंड आउट करने के लिए सिर्फ बंद डब्बे के चार्ज अपने को निकालने होते हैं। समझ आया? क्लियर हो गया? चलो भाई और पॉइंट्स देखते हैं इसके। गॉसेस थ्योरम, कुछ और केसेस बताता हूँ उसमें मैं आपको अभी। केसेस क्या है देखिए इसके में, अलग अलग केसेस इसमें क्या हो सकते हैं। अगर हम लोग क्या कर देंगे, क्लोज सरफेस में डाइपोल को रख देंगे तब क्या होगा, ठीक है ना। उसके बाद जो है क्यूब वाले केस में क्या होगा, तो वेरियस केसेस इसके बता देता हूँ आपको मैं। वेरियस केसेस अगर हम लोग क्या कर देंगे, अगर हम लोग क्लोज सरफेस में क्या कर देंगे, डाइपोल रख देंगे। डाइपोल पता है ना आप लोगों को, 2 इक्वल अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ सर्टेन डिस्टेंस, ठीक है ना। तो डाइपोल अगर रख देंगे तो नेट फ्लक्स क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्यों 0 हो जाएगा? फ्लक्स का फॉर्मूला क्या है? Q नेट डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। समझे ना? क्लियर हो गया? इसका वैल्यू पता है ना, 8.85 × 10⁻12, याद रखो उसको। अब नेट चार्ज कितना है? नेट चार्ज है एक तो प्लस Q और प्लस दूसरा क्या है? माइनस Q डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा? टोटल हो जाएगा माइनस। तो प्लस Q माइनस Q क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 0। या आपका फ्लक्स नेट क्या हो गया? 0। तो इस वजह फ्लक्स 0 आता है। समझा? क्लियर हो गया? तो डाइपोल का रख देंगे तो ये 0 आएगा, ठीक है ना। इसके बाद जो है, इसके बाद अगर हम लोग क्या करेंगे, क्यूब कंसिडर करेंगे बच्चों, क्यूब कंसिडर करेंगे और हमको फ्लक्स निकालना है अलग अलग केसेस में। तो हमको ये देखना पड़ेगा कि चार्ज की पोजीशन क्या है। क्या देखना पड़ेगा? चार्ज की पोजीशन क्या है। तो यहाँ पर अगर हम सेंटर ऑफ द क्यूब पे रख देंगे हम लोग इसको, तो यहाँ पर अगर क्यू चार्ज हमने रख दिया, ठीक है ना, यहाँ पर अगर क्यू चार्ज रख दिया, तो अगर हम लोग को फ्लक्स निकालना है तो नेट फ्लक्स जो आएगा वो आएगा Q/ε0। नेट फ्लक्स क्या आएगा? Q/ε0। लेकिन अगर फ्लक्स थ्रू वन फेस निकालना है आपको, फेस मतलब ये जो चपटा यहाँ पर है ना, कितने फेसेस होते हैं? 6 फेसेस होते हैं। पता है ना क्यूब में कितने फेसेस होते हैं? 6 फेसेस होते हैं, ठीक है ना। तो ये जो ऊपर का फेस है, ये इधर का फेस है, जो चपटा पार्ट आपको नज़र आ रहा है वो फेस। तो अगर फ्लक्स थ्रू ईच फेस निकालना है तो टोटल तो Q/ε0 है, तो टोटल फेसेस कितने हैं? 6 है, तो 6 से डिवाइड कर दो, 6ε0। यहाँ पर K भी आएगा लेकिन K का वैल्यू क्या है? 1 लिया। ये K/ε0 एक्चुअली है, लेकिन हमने क्या कंसिडर किया? एयर या वैक्यूम, तो K का वैल्यू 1, इस वजह से ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है ना। क्लियर हो गया? थ्रू वन फेस, ये क्या? फ्लक्स थ्रू वन फेस, एक फेस के थ्रू कितना फ्लक्स आया, ठीक है ना। क्लियर हो गया? इसके बाद क्या है, इसके बाद अगर फ्लक्स थ्रू ईच कॉर्नर, मतलब बेसिकली क्या कर देंगे हम, चार्ज को उठा करके भी कहाँ रखे? पहले तो सेंटर में था, बिल्कुल बीच में रखे थे। अब हमने क्या कर दिया? फ्लक्स एक फेस पे रख दिया, उसको फेस पे रख दिया तो इतना क्या हो जाएगा आपका?
फ्लक्स होगा। अगर उठा के चार्ज को यहाँ कॉर्नर पे रख देंगे, पहले फेस पे रखा, अब क्या करते हैं कॉर्नर पे रख देते हैं। अगर कॉर्नर पे रख देंगे तो फ्लक्स थ्रू ईच कॉर्नर इज क्यू अपॉन कितने कॉर्नर्स होते हैं, 8 कॉर्नर्स होते हैं। समझ आया, ठीक है ना। और अगर यहाँ से उठा के एज पे रख देते हैं, कोई यहाँ पर एज पे रख दिया, कितने एजेस होते हैं, फ्लक्स थ्रू ईच एज वो होते हैं 12, तो क्यू अपॉन 12 एप्सिलॉन नॉट बनेगा। समझे। तो कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं जो आपको याद रखने हैं, तो उसको अच्छे से याद रखिए, ठीक है। क्लियर हो गया। जेई में इसके और वेरिएशंस कराते हैं, इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है सीईटी के लिए, इतने स्टैंडर्ड रिजल्ट याद रखोगे तो आपका काम बन जाएगा, ठीक है ना। क्लियर हो गया। चलो आ जाओ, इसके बाद जो है ये केसेस आपको समझा दिए मैंने। अब इसमें जो है आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, एप्लीकेशंस ऑफ गॉसेस थ्योरम देखते हैं। तो एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस थ्योरम क्या है, देखिए उसको समझने की कोशिश करते हैं। एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस थ्योरम, देखिए तो एप्लीकेशंस ऑफ गॉसेस थ्योरम, गॉसेस थ्योरम के एप्लीकेशंस अभी हम लोग देखते हैं। तो गॉसेस थ्योरम के एप्लीकेशंस में सबसे पहला अपने को क्या करना है, फॉर्मूला ही देखना है, डेरिवेशन तो करना नहीं है। ई बार ड्यू टू अ चार्ज्ड हॉलो स्फीयर, चार्ज्ड हॉलो स्फीयर, एक चार्ज्ड हॉलो स्फीयर है, उसकी वजह से उस पर चार्जेस हैं बेसिकली, और उसकी वजह से हमको क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है 3 अलग अलग पॉइंट्स पे, एक आउटसाइड दिस स्फीयर, एक ऑन दिस स्फीयर और एक इनसाइड दिस स्फीयर, ठीक है ना। तो ये केस आपको समझा देता हूँ मैं। सबसे पहले ये आपका ऐसे हॉलो स्फीयर है, इसे अपन ने पॉजिटिव चार्ज दे दिया, ठीक है ना। इसका रेडियस जो है वो स्मॉल आर है, या कैपिटल आर ले लेते हैं, कैपिटल आर है, ठीक है। क्लियर हो गया। अब इससे ये चार्जेस की वजह से यहाँ पर कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही होगी, तो ये पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, तो ये आउटसाइड वाला पॉइंट है, समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं। तो आउटसाइड वाले पॉइंट पे कितनी होती है, तो ये आउटसाइड वाला पॉइंट है, ठीक है। तो आउटसाइड वाले पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, तो ये वाला जो डिस्टेंस है ना, ये वाला यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, इसको स्मॉल आर लेता हूँ, ठीक है। क्लियर हो गया। तो इफ़ कैपिटल आर ग्रेटर देन स्मॉल आर मतलब क्या, अब कैपिटल आर स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर मतलब क्या, पॉइंट जो है वो क्या है, वो बाहर है स्फीयर के, इसके रेडियस से बड़ा है मतलब बाहर ही हुआ, तब इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला बनता है 1/4πε0 Q डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। तो अगर ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है, तो ये इसका फॉर्मूला है। समझे। ये कौन सा केस हुआ बच्चों, ये आउटसाइड वाले पॉइंट का केस हुआ, ठीक है ना। अब उसके बाद क्या करेंगे, ऑन दी स्फीयर वाला केस करेंगे, मतलब स्मॉल आर इक्वल्स टू कैपिटल आर ऑन दी स्फीयर। जो पॉइंट है वो कहाँ है, स्फीयर के ऊपर आ रहा है। तो अगर वो स्फीयर के ऊपर आ रहा है बच्चों, तो ये जो होगा वो यहाँ पर होगा, तो ये स्मॉल आर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, कैपिटल आर। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 1/4πε0 Q डिवाइड बाय कैपिटल आर स्क्वायर, क्योंकि स्मॉल आर कैपिटल आर के इक्वल है। तो ये कौन सा था, ये आउटसाइड था, ये कौन सा है, ऑन दी स्फीयर, ठीक है ना। क्लियर हो गया। चलो भाई, ये अपने को समझ में आया। इसके बाद जो है तीसरा केस जो हमारा बनता है वो होगा इनसाइड वाला केस। जो इनसाइड वाला केस है, इनसाइड वाले केस में अब ये पहले यहाँ पर थे, फिर कम होते होते यहाँ पहुँचे, फिर डिस्टेंस को और कम करते करते यहाँ कहीं पहुँच गए, लेकिन अंदर तो चार्जेस है ही नहीं। तो अंदर अगर चार्ज ही नहीं तो Q का वैल्यू क्या है, 0, क्योंकि जो आपके हॉलो कंडक्टर्स होते हैं उसके सिर्फ सरफेस पे चार्जेस होते हैं, इनसाइड उसके चार्जेस नहीं होते, ये पता होना चाहिए आपको। तो इसमें क्या हो जाएगा, इनसाइड दी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, हॉलो स्फीयर के क्या होगा, 0 होगा। हॉलो स्फीयर के इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी, क्यों, क्योंकि सिंस Q इज इक्वल्स टू 0 है, चार्जेस 0 है। समझ आया, क्लियर हुआ, ठीक है ना। इस तरीके से ये 3 आपको केसेस बता दिए मैंने। इसके बाद अभी क्या करना है, आगे के केस देखने, जैसे आपके सिलेंडर वाला केस बताता हूँ मैं आपको। सिलेंडर वाला केस क्या है वो देखिए।
सिलेंडर वाले केस में क्या है उसको देखिए, सिलेंडर वाला केस क्या कहता है। तो इन्फाइनेटली लॉन्ग सिलेंडर, इन्फाइनेटली लॉन्ग चार्ज सिलेंडर, उसकी वजह से क्या निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे इसको, इन्फाइनेटली लॉन्ग चार्ज सिलेंडर की इलेक्ट्रिक फील्ड, आगे देखते हैं। तो जैसे हमारे पास सबसे पहले डायग्राम बना लेते हैं। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास ऐसे चार्ज्ड सिलेंडर है और ये इन्फाइनेटली लॉन्ग है बच्चों, ठीक है। और समझाने के लिए कुछ पोर्शन मैंने कंसिडर किया है उसको, ठीक है ना। अब यहाँ पर जो है वही कहानी, इसका जो रेडियस है वो कैपिटल आर है, ठीक है ना। और ये आपका एक्सिस है, एक्सिस से कुछ स्मॉल आर के डिस्टेंस पे आपको क्या करना है, एक्सिस से स्मॉल आर के डिस्टेंस पे आपको पता करना है कि स्मॉल आर मतलब बेसिकली क्या है, वो आउटसाइड वाले पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। तो सबसे पहला केस में क्या होगा, अगर स्मॉल आर इज़ ग्रेटर देन क्या होगा, कैपिटल आर, मतलब कौन सा पॉइंट है, वो आउटसाइड पॉइंट है। कौन सा पॉइंट है, आउटसाइड पॉइंट है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड आपकी आएगी वो क्या बनेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड वो क्या बनेगी, लैम्बडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर। लैम्बडा क्या चीज़ है, लैम्बडा है चार्ज पर यूनिट लेंथ, लैम्बडा की लीनियर चार्ज डेंसिटी कहते हैं उसको, क्या कहते हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट लेंथ। वैसे ही होता है एक सिग्मा, वो होता है चार्ज पर यूनिट एरिया, इसको बोलते हैं एरियल चार्ज डेंसिटी या सरफेस चार्ज डेंसिटी। और एक होता है रो, जिसको बोलते हैं चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, या आपका होता है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। अगर एक स्ट्रेट लाइन में चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड है तो हम लोग लैम्बडा इस्तेमाल करेंगे, स्ट्रेट लाइन में चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड है। अगर एक एरिया में चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड है, एरिया में, पर्टिकुलर एरिया में चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड है तो सिग्मा इस्तेमाल करेंगे। और अगर पूरे वॉल्यूम में चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड है तो हम लोग बोलेंगे रो, हम लोग रो इस्तेमाल करते हैं कि हर यूनिट वॉल्यूम में कितना चार्ज है, या हर यूनिट एरिया में कितना चार्ज है, या हर यूनिट लेंथ में कितना चार्ज है। समझा, क्लियर हो गया। चलो, तो आउटसाइड वाले पॉइंट पे ये आएगा। सेकेंड जो होगा ये होगा आपका इन वाले पॉइंट या ऑन वाले पॉइंट, मतलब ये इसको यहीं लेकर के आ गए, ये पॉइंट पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो स्मॉल आर इक्वल्स टू कैपिटल आर ऑन दी सरफेस की अगर हम लोग बात करेंगे तो क्या होगा, तो ऑन दी सरफेस अगर बात करेंगे तो ई ऑन दी सरफेस इज इक्वल्स टू लैम्बडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर। समझा, क्लियर हो गया। चलो, इसके बाद तीसरा पॉइंट क्या है, अगर ऐसा हो जाए इफ़ स्मॉल आर इज लेस देन कैपिटल आर, मतलब इनसाइड वाले पॉइंट पे आ गए तो यहाँ पर तो चार्ज ज़ीरो होता है, अंदर तो चार्ज होता ही नहीं है। चार्ज जब नहीं होता तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड वाले पॉइंट पे क्या आएगी, इनसाइड वाले पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो आएगी। समझा, क्लियर हो गया। तो ये तीनों केसेस मैंने आपको समझा दिए, ये भी आपको मैंने बता दिया, लीनियर चार्ज डेंसिटी, एरियल चार्ज डेंसिटी और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी मतलब एक लाइन पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, एरियल चार्ज डेंसिटी मतलब एक एरिया पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी मतलब पूरे स्फीयर जैसे सरफेस के वॉल्यूम पे, ऑब्जेक्ट पे चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड है। समझा, क्लियर हो गया। तो ये आपको मैंने समझा दिया। आइए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है देखिए, अभी जो है हम लोगों को मैकेनिकल फोर्स से पहले भी दो चीज़ें हैं वो बताता हूँ पहले मैं आपको। तीसरे एप्लीकेशन में क्या होगा, इनफाइनाइट प्लेन शीट होगी आपके पास, प्लेन शीट चार्ज होगी, उसकी वजह से क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। तो जैसे ऐसा कुछ फील्ड है, ऐसी कुछ आपके पास प्लेट है, ऐसी प्लेट है, इस पर चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड है, आगे पीछे दोनों साइड पे है, और इसकी वजह से आपको क्या करनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होती है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। समझे, प्लेन शीट है, बिल्कुल पतली शीट है, तो यहाँ पर इन आउट की तो बात ही नहीं होगी, बिल्कुल ऐसे कुछ आर डिस्टेंस पे, कुछ दूरी पे इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड उसकी आएगी। ठीक है ना, क्लियर हो गया। और फोर्थ केस होगा कि अगर कोई भी आर्बिट्रेरली शेप्ड आपके पास क्या है, कंडक्टर, इस पर पॉजिटिव चार्ज हमने दे दिए, आर्बिट्रेरली शेप्ड आपके पास कंडक्टर है, इससे हमने क्या कर दिया, पॉजिटिव चार्जेस दे दिए, तो इसके वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउटसाइड वाले पॉइंट पे होगी ना, होगी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये किसी भी शेप की कंडक्टर के लिए लग जाएगा, शेप मैटर नहीं करता।
समझा, क्लियर हो गया। तो इस तरीके से आपको मैंने बता दिया है। उसके बाद एक छोटा सा पार्ट है, वो है एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला। एनर्जी डेंसिटी ये क्या फंडा है, यहाँ तक मुझे याद है मैकेनिकल फोर्स वाला पार्ट निकाल दिया आपके सिलेबस से, पुराने सिलेबस में हुआ करता था। तो एनर्जी डेंसिटी बता देता हूँ। आपके पास क्या है, एक आर्बिट्रेरीली शेप कंडक्टर है, उस पर आपने चार्जेस दिए। अब मुझे बताइए ये चार्जेस आपने लाए कैसे। तो आप कहीं से क्या करते होंगे, एक एक पॉजिटिव चार्ज चला करके लेकर आ रहे होंगे। पहला पॉजिटिव चार्ज लाने में कोई दिक्कत होगी ही नहीं, क्योंकि और कोई यहाँ पर चार्ज ही नहीं उसको अपोज करने के लिए। आप एक चार्ज लेकर आए Q1 और यहाँ पर ला करके उसको बिठा दिए। फिर आप क्या करते हैं, Q2 चार्ज लेकर के आते हैं, वो भी पॉजिटिव है, ये जो बैठा हुआ चार्ज है वो भी पॉजिटिव है। जब Q2 को आप लेकर के आ रहे हैं तब क्या होगा, तब ये फर्स्ट चार्ज क्या करेगा, सेकंड चार्ज को अपोज करेगा। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं। लेकिन आप क्या करेंगे, आप वर्क करके ये दूसरे चार्ज को यहाँ बिठा देंगे। समझ आ गया। फिर आप क्या करेंगे, तीसरे चार्ज को जब लेकर आएंगे तो दोनों मिल करके क्या करेंगे, थर्ड चार्ज को अपोज करेंगे। समझ आ रहा है। तो आप जैसे जैसे चार्जेस को यहाँ पर लेकर आके स्टोर करवाएंगे, वैसे वैसे यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपको अपनी एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी और वो इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। समझ आ रहा है, क्लियर हो गया। और एनर्जी स्टोर कहाँ होती है, एनर्जी एक्चुअली स्टोर होती है फील्ड में। कहाँ स्टोर होती है एनर्जी, एनर्जी फील्ड में स्टोर होती है। कहाँ स्टोर होती है, एनर्जी फील्ड में स्टोर होती है। तो ये जो आपके आसपास ये चार्जेस ने फील्ड बनाया है, वो फील्ड में क्या स्टोर हो गई है, एनर्जी स्टोर हो गई है। तो उसके हर यूनिट वॉल्यूम में कितनी एनर्जी है वो मुझे निकालना है। समझ है। आपने काम किया, आपने क्या कर दिया, चार्जेस पे फोर्स लगा करके वर्क किया और इसके बाद क्या कर दिया, वर्क करने के बाद क्या हो गया, आपने अपनी एनर्जी खर्च की। वो एनर्जी क्या हो गई, ये सिस्टम के पास स्टोर हो गई। ठीक है ना। स्टोर हुई कहाँ, वो चार्जेस की फील्ड में स्टोर हो गई। तो उस फील्ड के हर यूनिट वॉल्यूम में छोटे डब्बे में कितनी एनर्जी, वो मुझे निकालना है। समझे, क्लियर हो गया। तो उसका जो फॉर्मूला होता है एनर्जी डेंसिटी, क्या होता है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। क्या होता है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, वो होता है हाफ के एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। तो ये आप लोग याद रखेंगे। समझे, ठीक है ना। इसको क्या बोलते हैं, ये एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम को बोलते हैं एनर्जी डेंसिटी। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये आपका क्या है, एनर्जी डेंसिटी का फंडा है। तो ये यहाँ तक आपको मैंने फर्स्ट पार्ट करा दिया है। अब इसके बाद सेकंड पार्ट में मैं आपको क्या कराऊंगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में, और थर्ड पार्ट में आपको कैपेसिटेंस का पढ़ाऊंगा। ठीक है, क्लियर हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट हो, कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए और अपने दोस्तों के साथ में इसको शेयर करिए ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प कर पाएँ। ओके, थैंक यू।